हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग। लाइफ प्रोसेस का जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन, और उसमें भी हम लोग अब आ गए हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में। बेसिकली जब हम कोई भी लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं तो साइंस के लिहाज से उसमें दो शाखाएं होती हैं, दो तरह की स्टडी होती है। जरा सा इसको देखते हैं। जैसे सपोज अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन जब आप पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ाई दो तरह की है। साइंस के दो ब्रांचेज हैं जिनको कि यहां हमें एक साथ देखना होता है। पहला एनाटॉमी, और दूसरा फिजियोलॉजी। एक्चुअली देखिए, एनाटॉमी में क्या करते हैं हम लोग, उस सिस्टम का, उस लाइफ प्रोसेस में जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उन सबों का एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम। और उस ऑर्गन सिस्टम के बारे में देखते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व, उसमें जो भी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम है इसमें ढेर सारे ऑर्गन्स हों, इसमें कई एक तरह के ऑर्गन सिस्टम है, इसका मतलब सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, यूनियन ऑफ ऑर्गन्स, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी सपोज हम डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल में डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन, तो इसमें क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारा माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, इंटेस्टाइन्स भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, कुछ ग्लैंड्स इसमें एसोसिएटेड हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, और भी ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में कि हम लोगों को पढ़ना है, लिवर एंड पैंक्रियास। दीज आर द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विथ डाइजेशन, और यही सभी मिलकर के बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। And the study about these organs, study about these internal organs involved in digestion, involved in a life process, is called anatomy. Second one is physiology, working of each organ. तो सारे ऑर्गन के वर्किंग को जान जाएंगे, इसका मतलब पूरे ऑर्गन सिस्टम के वर्किंग को जान जाएंगे, यानी वो लाइफ प्रोसेस होता कैसे है, वर्किंग मैकेनिज्म, वर्किंग या इसको मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, ऑफ ऑर्गन। और ऑर्गन सभी मिलकर के क्या बना दिए थे, ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गन सिस्टम काम कैसे करता है इसके बारे में जब पढ़ते हैं, इसे कहते हैं फिजियोलॉजी। हम जब कोई भी लाइफ प्रोसेस यहां पर पढ़ रहे हैं, हमें दोनों ही चीजों को एक साथ लेकर चलना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दोनों को लेकर चलना। लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन इन ह्यूमन स्टार्ट किया था, यानी कि एक लाइफ प्रोसेस हम अभी देख रहे हैं। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने देख लिया है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ह्यूमन देख रहे हैं। उसमें हमने मोटा मोटी एनाटॉमी को देखा था, एनाटॉमी देखा था, कैसे ये हमारा एक एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें माउथ है, एसोफेगस हैं, स्टमक हैं, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस तक वेरिएबल डायमीटर का एक पाइप है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और इसमें ढेर सारे ऑर्गन्स हैं जिसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। दिस वाज एनाटॉमी।
एनाटॉमी तो हमने देखा क्लास 10 के लेवल से जितना हमें जानना चाहिए था। आगे के क्लासेस में और भी देखेंगे, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में जो ऑर्गन्स हैं उनके वॉल में किस किस प्रकार के टिश्यूज होते हैं, बट वो हमें अभी नहीं देखना है। हमें अब देखना है फिजियोलॉजी। ठीक है, माउथ इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन। माउथ इज एन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बट व्हाट इज द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेशन? How does mouth help in digestion? It will be discussed under physiology. Esophagus is also an organ, but what is its role in digestion? How does it help in digestion? It will be discussed in physiology. तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम दोनों साथ लेकर चल रहे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी को देख लिया और फिजियोलॉजी को देख रहे हैं। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे हम लोग। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से उसे याद करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा था हमारा डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा आपको पता होगा हमारा डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में कैसा डाइजेशन होता है? दो तरह का डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन, ये तो बिल्कुल याद हो गया होगा, एंड केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। टीथ एंड टंग मिलकर के फिजिकल डाइजेशन किया। क्या किया? भोजन को टुकड़ों में तोड़ा। दूसरा केमिकल डाइजेशन बाय सलाइवा। आपको बताया गया था कि हमारा जो ये बक्कल कैविटी है, हमारा जो ये बक्कल रीजन है, इसके दोनों साइड में कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, और उनका सेक्रीशन हमारे माउथ में सेक्रीट होता है और होता रहता है। इसी के चलते तो हमारा माउथ चिपचिपा भी रहता है, या भोजन जब करते हैं उस वक्त ज्यादा सेक्रेशन होता है। और ये सलाइवा जो है, इसमें एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसे कहते हैं हम लोग टाइलिन। टाइलिन तो ये कॉमन नाम है, ये प्यारा नाम है, बट असली नाम इसका क्या है? सैलिवरी एमाइलेज। अब आपको एमाइलेज वर्ड जो है, इस एमाइलेज वर्ड को याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब जैसे ही आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, आप जब ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये एमाइलेज वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज। व्हाट इज द रोल ऑफ सैलिवरी एमाइलेज? तो हमने देखा था कि जो स्टार्च हम खाना खाते हैं, खाना के रूप में लेते हैं, स्टार्च के रूप में रोटी चावल जो कुछ भी खाते हैं, या आलू, तो स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। ये आपको बताया गया था, ये पॉलीमर बहुत सारे यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, ढेर सारे यूनिट से मिलकर के स्टार्च बना हुआ है। तो ये है पॉलीमर, इसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। After the action of salivary amylase, that is ptyalin, salivary amylase, after the action of salivary amylase, it turns into disaccharide. Polysaccharide is converted into disaccharide by the action of salivary amylase, that is ptyalin, present in saliva secreted from salivary gland. And what is this disaccharide? Disaccharide सुक्रोज भी हो सकता है, माल्टोज भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपने क्या खाया है। Disaccharide means made up of 2 units. सपोज इस ढंग से ये एक यूनिट है और ये भी एक यूनिट है। दिस इज डाइसैकेराइड। इसे एक हथौड़ा और कोई मार देगा तो ये मोनोसैकेराइड हो जाएगा, दैट इज ग्लूकोज। यानी कि फर्दर डाइजेशन जब इस डाइसैकेराइड का होगा तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा तो यहाँ डाइजेस्ट हो गया, थोड़ा क्या काफी डाइजेस्ट हो गया। सपोज ये काफी बड़ा चेन था ऐसा,
बहुत बड़ा ये पॉलीमर था, और सैलिवरी एमाइलेज ने इसे डाइसैकराइड में कन्वर्ट किया। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया है कि ये भोजन जो है हमारे मुंह में काफी कम देर तक ठहरता है, कम देर तक रहता है। तो ऐसे में आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि बेचारा ये सैलिवरी एमाइलेज कितना उस पर एक्ट करेगा। इसे मौका ही नहीं मिल पाता है बहुत ज़्यादा उस पर एक्ट करने का, बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट करने का, लेकिन कुछ न कुछ तो डाइजेशन हो ही गया माउथ में कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज पॉलीसैकेराइड स्टार्च। पॉलीसैकेराइड के रूप में हम लोग स्टार्च लिए, और डाइसैकेराइड के रूप में सुक्रोज बना या माल्टोज बना, कुछ भी बना। This is the summary of digestion in mouth. हमारे मुंह में भोजन किस रूप में पचता है? फिजिकल डाइजेशन बाय द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग, केमिकल डाइजेशन बाय सलाइवा और टंग। अब यहां से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। आफ्टर माउथ फूड इंटर्स इनटू ड्यूडेनम। आपको बताया गया था ड्यूडेनम इज नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन डायरेक्टली। देयर इज नो रोल ऑफ ड्यूडेनम इन डाइजेशन। देयर इज नो डायरेक्ट रोल ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज अ फूड पाइप एंड देयर इज नो डायरेक्ट रोल ऑफ ड्यूडेनम इन डाइजेशन, but it also plays a very important role in digestion. It helps the food to proceed towards stomach. ये फूड को स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ये एक पाइप है, हालांकि इसका ल्यूमेन पतला है, कम है, फिर भी ये बड़े बड़े बल्क में जो फूड है उसे अंदर की ओर पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? बिकॉज इट्स वॉल इज मेड ऑफ मसल्स and it is continuously expanding, contracting and expanding, and such type of movement is called peristalsis. And due to its peristalsis, due to the movement of the wall of duodenum, esophagus food pipe, food is continuously proceeding towards the stomach. आपने कभी गौर किया है, खाना खा के आप सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो फूड नीचे कैसे चला गया, स्टमक में कैसे चला गया? हम तो सो गए थे, फूड को तो यहीं पर स्थिर रहना चाहिए था, खड़ा होंगे तो फिर ससर के नीचे जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि हमारा पॉस्चर क्या है। ये पेरिस्टालसिस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली होता रहता है, और ये सिर्फ हमारे एसोफेगस में नहीं होता, हमारे फूड पाइप में नहीं होता, बल्कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। तो ड्यूडेनम का यहाँ पर एक रोल, मैं बार बार ड्यूडेनम बोल रहा हूँ, एसोफेगस है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको जानना चाहिए कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, इस थोरेसिक कैविटी इतने दूर में, इस एरिया में दो तरह के पाइप क्रॉस करते हैं। एक होता है फूड पाइप और दूसरा होता है विंड पाइप, रेस्पिरेटरी पाइप। श्वास भी तो एक पाइप से जाता है। कभी आपने सोचा है, हम जो खाना खा रहे हैं, आपको बड़ी हैरानी होगी जान करके कि यहीं से दोनों पाइप स्टार्ट होता है। ये जो आपका थ्रोट रीजन है, यहीं से दोनों पाइप स्टार्ट होता है। तो हम जो खाना खा रहे हैं वो बाय द वे अगर हमारे विंड पाइप में चला जाए, रेस्पिरेटरी पाइप में चला जाए, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, उसमें चला जाए तो क्या होगा, या क्यों नहीं जाता है? तो एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एक इंतजाम किया हुआ है। जैसे ही आपने खाना खाया तो ये दूसरा, एक पाइप ये होता है और दूसरा ये होता है, ठीक है। फूड जैसे ही आया तो मे बी कि वो फूड पाइप में गिर जाता, तो वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है, मसल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो क्या होता है कि फूड को ऐसे डायरेक्ट कर देता है फूड पाइप में जाने के लिए। वो उसे रास्ता दिखाता है कि तुम फूड पाइप में चले जाओ, और साथ ही साथ
इतना ही नहीं, सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखा रहा है, उसे हेल्प ही नहीं कर रहा है फूड पाइप में जाने में, बल्कि उनके नीचे चला आता है, यानी कि वो जो विंड पाइप है, रेस्पिरेटरी पाइप, उसे ढक भी देता है कि कहीं उसमें गलती से भोजन न चला जाए। तो ये एपिग्लॉटिस होता है जो फूड को विंड पाइप में जाने से बचाता है और वो सीधे एसोफेगस में गिरता है फूड। ठीक है, एसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस होता है, उस पेरिस्टाल्सिस से फूड पहुंच गया स्टमक, ये भी हमने देखा। स्टमक में सबसे ज्यादा डायमीटर होता है, कोई पूछेगा एलिमेंट्री कैनाल इज अ पाइप ऑफ वेरिएबल डायमीटर, बट व्हिच ऑर्गन हैज द मैक्सिमम डायमीटर? इट इज स्टमक। स्टमक हैज द मैक्सिमम डायमीटर, तो कोई भी बता सकता है सबसे ज्यादा, किसी किसी का डायमीटर तो बहुत ज्यादा होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टमक इन डाइजेशन? आपको बताया गया था ये पेरिस्टाल्सिस पूरे थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल कंटिन्यू करता है। तो स्टमक में भी पेरिस्टाल्सिस होगा। स्टमक में जब पेरिस्टाल्सिस होता है तो उसके अंदर फूड की मिक्सिंग होती है, फूड मिल जाता है, पूरी तरह से मिल जाता है। स्टमक की जो दीवार होती है उसमें धसे हुए ग्लैंड्स होते हैं जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक वर्ड इज डिराइव्ड from gastric word is associated with stomach, gastric, and so the gland is called gastric gland. तो स्टमक की दीवार में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, और जैसे ही फूड वहां पहुंचता है कुछ सेक्रीशंस, कुछ जूस उससे निकलने लगते हैं जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। आपको बताया गया था गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहला चीज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन इसका रोल आपको बताया गया था, इट टर्न्स द मीडियम ऑफ फूड एसिडिक। क्यों? क्योंकि दूसरा जो सेक्रीशन था, दूसरा जो कंस्टिट्यूएंट था गैस्ट्रिक जूस का, दैट वाज पेप्सिन। दैट वाज पेप्सिन, ये पेप्सिन था। और प्रॉब्लम यह होता है कि पेप्सिन वर्क्स ओनली इन एसिडिक मीडियम। ये प्रोपेप्सिन के फॉर्म में होता है, या पेप्सिनोजेन भी कह सकते हैं उसे, एंड दैट इज इनएक्टिव फॉर्म, एंड इट ओनली वर्क्स इन द मीडियम दैट इज एसिडिक। अब हम मुंह से भोजन अंदर गया तो वो मीडियम एसिडिक तो है नहीं, एसिडिक मीडियम तो है नहीं, फूड तो एसिडिक है नहीं, उसे एसिडिक बनाइएगा तभी ये पेप्सिन काम करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा। कौन एसिडिक बनाएगा? और उसी के लिए HCl सेक्रेट करता है हमारा गैस्ट्रिक जूस, और HCl टर्न्स द मीडियम ऑफ फूड एसिडिक। दिस इज द मेजर रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। एंड द सेकेंड रोल इज, ये तो आपको बताया गया था, इट में ऑल्सो किल हार्मफुल जर्म्स कमिंग इन फ्रॉम विथ आवर फूड। ये दो इंपॉर्टेंट रोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। मीडियम को एसिडिक, मीडियम ऑफ फूड एसिडिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियम ऑफ फूड एसिडिक। अब एसिडिक मीडियम जैसे ही हुआ ये पेप्सिन एक्टिव हो गया। पेप्सिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक समझना है आपको, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। Enzymes digesting protein are called proteolytic enzymes. प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहलाता है। पेप्सिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या करेगा ये? प्रोटीन को पचाएगा। अभी तक प्रोटीन का डाइजेशन तो नहीं हुआ, माउथ में डाइजेशन हुआ था, बट किसका हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था।
पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, हमारे भोजन में जो प्रोटीन आया हुआ है, और ये प्रोटीन पर पेप्सिन का एक्शन होगा और वो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा सम इंटरमीडिएट फॉर्म्स। एक ही बार में एमिनो एसिड तो नहीं बन जाएगा, कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म्स बनेंगे। ये तो मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो एक ही बार में सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं टूट जाएगा। तो प्रोटीन, प्रोटियोजेस एंड पॉलीपेप्टाइड्स, दीज आर द इंटरमीडिएट फॉर्म्स, उसमें टूट जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट काम हो गया। इसके साथ साथ कुछ म्यूकस भी सेक्रेट होते हैं। म्यूकस जो है आपके ल्यूमेन को, आपके टिश्यूज को, आपके इंटरनल पेरिटोनियम लेयर को प्रोटेक्ट करता है, उसे बचाता है, उसे गलने से बचाता है, एसिड के इफेक्ट से बचाता है म्यूकस भी। ये सारी बातें हमने देखी हैं, एक बार आपको रिकॉल कराया गया है। आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, फूड बिकम्स जस्ट लाइक काइम। काइम आपने देखा है ना, लई, लुगदी, पोस्टर साटने में जो हम लोग लई बनाते हैं आटे का या मैदा का, लई। हमने खाया था सॉलिड फूड, ठीक है, दांत ने उसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा था, लेकिन हम कितना देर मुंह में भोजन को रखते हैं, वो तो चला गया जल्दी से अंदर। और अब तो बहुत हड़बड़ी में हम लोग रहते हैं, सबसे कम समय भोजन पर देते हैं। फूड चला गया है स्टमक में, 3 से 4 घंटा तक वो स्टमक में रहता है, कंटिन्यूअसली उसकी मिक्सिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है और उस पर पेप्सिन का एक्शन होता है, और वो पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड मिक्स्ड भी होता रहता है, और थोड़ी देर के बाद वो बन जाता है काइम। दिस इज द स्टेट ऑफ फूड आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक, काइम। और अब वो फूड जाएगा कहाँ? आपने एनाटॉमी में देखा था, स्टमक के बाद क्या शुरू हो जाता है? एक लंबा स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि हमारे डाइजेशन का ज्यादातर काम स्मॉल इंटेस्टाइन है। ज्यादातर काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छी तरह से समझना है। और स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहने को तो ये स्मॉल है, बट है ये बहुत बड़ा। मालूम नहीं इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों रखा गया है? शायद इसका डायमीटर कम होता है इसलिए। क्योंकि अब जैसे देखिए, ये आपका एसोफेगस है, ठीक है, और एसोफेगस के बाद ये जो स्टमक स्टार्ट होता है, ये देख रहे हैं ना, ये काफी लंबा होता है, काफी लंबा और काफी क्वाइट। हम तो यहां पर कम बना रहे हैं, ये काफी लंबा और काफी क्वाइट होता है। ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्ट आफ्टर स्टमक, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन करीब करीब ह्यूमन में नॉर्मली 18 फीट तक का, 18 से 20 फीट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। आप समझ सकते हैं, 5-6 फीट का इंसान है और अकेले स्मॉल इंटेस्टाइन उसका 18-20 फीट का है। तो क्या करना होगा? उसे समेट के रखना पड़ेगा। कॉइल देखते हैं ना, इतने ही बड़े में 100 गज का तार आ जाता है, इतना ही बड़ा एरिया में। क्या किया जाता है? उसे समेट के रखा जाता है। समेट के रखते हैं,
ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन काफी बड़ा है, तो इसे क्वाइल करके ये समेट के जैसा लग रहा है किसी ने इसे ऐसे रख दिया है तो बहुत बड़ा, कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं वो इससे छोटा होता है, काफी छोटा होता है, लेकिन वो मोटा होता है शायद इसलिए उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और ये पतला है, इसका डायमीटर काफी कम है। अब ये इतना बड़ा होता है कि इसको हम लोग 3 फेज में बांट देते हैं, 3 पार्ट में बांट देते हैं। शुरुआत वाला जो ये पार्ट है, शुरुआत वाला ये पार्ट, ये देख रहे हैं ना, इसे हमने ब्लैक कर दिया करीब करीब, इसे कहते, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वी कॉल इट ड्यूडेनम। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट के बाद एक दूसरा पार्ट होता है, इसको कितना दूर ले जाए, करीब करीब आप चले जाइए, ये वाला पार्ट 1.5 फीट के बाद बच गया आपका 15, 16 या 17 फीट, उसमें 5-6 फीट या 7 फीट ले लीजिए, 5-6 फीट तो जरूर। ये सेकेंड पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, second part, and this is the third part. First part is called duodenum. This is the first part of small intestine. थोड़ा सा है, 1-1.5 फीट के करीब। Second part is jejunum, and the third part is ileum. We divide the whole length of small intestine into 3 parts: duodenum, jejunum, and ileum. And the role of these 3 parts is also different. ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही बस लंबाई के हिसाब से बांट दिया है, एक्चुअली ये बंटवारा हुआ है इनके रोल के हिसाब से, इनका क्या फंक्शन है इसके हिसाब से इनका ये बंटवारा इस ढंग से किया गया है, और बारी बारी से अब हम वही देखेंगे। अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द ड्यूडेनम। अब आपको लग रहा है कि ये ड्यूडेनम तो बहुत छोटा पार्ट है और इसमें इतने ही देर में फूड कितना देर टिकता होगा और इसमें क्या होगा। तो अब जरा सा इसे देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसे बड़ा करके अगर देखें तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स इससे एसोसिएटेड होते हैं जिनका काफी रोल है डाइजेशन में, और उनके बिना तो डाइजेशन होगा ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो फिर से हम लोग देखते हैं यहां पर, चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा। चलिए ये हमारा ड्यूडेनम है, ये वाला पार्ट ड्यूडेनम है, ठीक है। चलिए ये तो स्टमक है, थोड़ा सा इसको फुलाना था ना, चलिए आप बनाते रहिएगा बढ़िया। ये स्टमक है, यहां से आपका ड्यूडेनम स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये जहां से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है ना, वहां एक मसल का बना हुआ बैरियर होता है, इसे कह सकते हैं आपकी ढक्कन है, फाटक है, दरवाजा है, गेट है, इसे मस्कुलर स्फिंक्टर कहते हैं, स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर क्या होता है, एक वॉल्व होता है, एक दरवाजा होता है जो फूड को धीरे धीरे आने देता है ड्यूडेनम में और उसके रिवर्स मूवमेंट को रोकता है, कहीं उल्टी दिशा में फूड न चले, रिवर्स डायरेक्शन में ये न चले, उसे रोकता है और थोड़ा थोड़ा आगे जाने देता है। ये गेटकीपर है स्फिंक्टर। ऐसे ऐसे कई स्फिंक्टर्स होते हैं, मस्कुलर स्फिंक्टर्स होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। हालांकि यहां भी होता है एक स्फिंक्टर, यहां भी एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में फूड के मूवमेंट को रोकता है, यहां भी
इसे कहते हैं पाइलोरिक वाल्व या पाइलोरिक स्फिंक्टर, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ स्टमक इज कॉल्ड पाइलोरिक पार्ट। आप आगे चल करके पढ़ेंगे ये कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट और ये पाइलोरिक पार्ट, स्टमक का अलग अलग पार्ट होता है। ये लास्ट वाला पार्ट पाइलोरिक पार्ट है, इसलिए इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। अगर जानकारी के लिए आप इसे याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। खैर, फूड आ गया कहाँ? ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में तो फूड आ गया है, लेकिन ड्यूडेनम में जो फूड का डाइजेशन होगा उसमें दो ग्लैंड्स हेल्प करेंगे। आपको याद होगा, फर्स्ट ग्लैंड दैट वाज इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन वाज सैलिवरी ग्लैंड। द सेक्रीशंस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड वाज poured into our mouth during the digestion of carbohydrate in our mouth. And now here is the second gland, that is liver, and the third gland, that is pancreas, which two are very important glands associated with digestion. देखते हैं, इस नाम को थोड़ा सा हम यहाँ साफ करते हैं क्योंकि लीवर को ये डिस्टर्ब करेगा। लीवर को हम लोग रेड कलर से हम दिखाते हैं। रेड होता भी है, डार्क रेड कलर का, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में कलेजी। चलिए, ये है लीवर आपका। दिस इज द लीवर। लीवर के बारे में कहते हैं कि लीवर के पास बहुत सारा काम है। डाइजेशन के रिगार्डिंग जो उसका काम है वो हम अभी यहां पढ़ रहे हैं, बट लीवर प्लेस डजन्स ऑफ फंक्शन, डजन्स ऑफ जॉब इन आवर लाइफ प्रोसेस। लीवर के बगैर तो लाइफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जितना सिस्टम आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं लीवर का उसमें रोल आ जाएगा। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो डाइजेशन में लीवर का रोल आ रहा है। क्या है रोल लीवर का? हम यहां पर केवल डाइजेशन में लीवर के रोल को समझेंगे। दिस इज लीवर। कई एक लोब्स होते हैं इसमें, कई एक लोब्स होते हैं, बट यहां मोटा मोटी हमें एक लीवर देखना है। और इस लीवर में एक थैली होती है। बहुत सारे बच्चों ने इसे गौर करके देखा भी होगा। दिस इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड विथ लीवर। दिस इज द स्टोरेज। एक्चुअली लीवर में बाइल नाम का एक केमिकल बनता है, BILE, बाइल, और उसे हिंदी में बोलते हैं पित्त। ये अल्कलाइन होता है। आप जब कुछ खाते हैं, मीट वगैरह कुछ भी ऐसा नॉन वेज, और अगर लीवर का ये वाला पार्ट चख के देखेंगे तो वो काफी उसमें बीटरनेस होता है ना। तो एक्चुअली लीवर में एक प्रकार का केमिकल तैयार होता है, एंड दैट इज स्टोर्ड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंड वी कॉल इट गॉल ब्लैडर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये तो लीवर है आपका। इस लीवर में बना क्या? बाइल, BILE, बाइल, एंड इट इज स्टोर्ड इन दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। So bile is secreted by liver, the cells of liver, and it is stored in bile. And from bile, it is transported to this part of the small intestine, that is duodenum. अब देखिए, बाइल से ये आएगा ड्यूडेनम तक। कैसे आएगा? इसका एक डक्ट है, इसकी एक नली है जो कि इस रूप में आकर के ड्यूडेनम में आके मिल जाएगा। ड्यूडेनम में आके मिल जाएगा। तो आप समझिए कि बाइल जो है ये पहुंच गया कहां? ड्यूडेनम में। बाइल इज poured into duodenum through a duct that is called bile duct. Bile duct. अब यहां पर कहीं कोई परेशानी नहीं है। लीवर इज अ ग्लैंड, और ये तो आपने पढ़ा होगा जनरल नॉलेज में भी कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ग्लैंड कहेंगे किसको? ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो सेक्रीट करता है किसी प्रकार का केमिकल, एंजाइम, हार्मोन, उसी को तो ग्लैंड कहते हैं ना। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, एंड इट मेक्स बाइल, एंड दिस बाइल इज स्टोर्ड इन a bag like structure that is called gall bladder,
and from gallbladder this bile is poured into duodenum through a duct that is called bile duct. कोई प्रॉब्लम नहीं. What is the role of bile? बाइल का रोल क्या है? बाइल का रोल समझने के पहले हम लोग एक और ग्लैंड के बारे में देखेंगे जो कि यहीं पर होता है. वो क्या है? पैंक्रियाज. अब देखिए, एक पैंक्रियाज है, दिस इज द पैंक्रियाज. दिस इज द पैंक्रियाज. पेट के नीचे दबा रहता है. आप जब देखेंगे किसी बूचर खाने में, आप जब वहाँ मीट वगैरह तैयार कर रहा होता है तो पेट के नीचे क्रीमिश वाइट कलर का दबा हुआ रहेगा. ये बिल्कुल वो कटे फटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बड़ा सा, दैट इज पैंक्रियाज. हम लोग जब इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की बात करते हैं ना, हमारे बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हम लोग तुरंत बोलते हैं हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी. लेकिन हम लोग बहुत सारे ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम जी भी नहीं सकते, उनका तो नाम भी नहीं लेते हैं. वन ऑफ देम इज पैंक्रियाज. पैंक्रियाज वैसे ही में एक है, इसके बगैर तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिंदा रहने की. इतना इंपॉर्टेंट ये पैंक्रियाज होता है. फिलहाल तो अभी हम लोग पैंक्रियाज का एक रोल देखेंगे, लीवर का हम एक रोल देख रहे हैं. रोल ऑफ पैंक्रियाज इन डाइजेशन. पैंक्रियाज के अंदर पैंक्रिएटिक जूस बनता है. जैसे लीवर के अंदर जो जूस बना उसका स्पेशल नाम है बाइल, पैंक्रियाज के अंदर भी बनता है जूस जिसे कहते हैं पैंक्रिएटिक जूस. पैंक्रिएटिक जूस. और ये पैंक्रिएटिक जूस भी पहुंचता है कहां? ड्यूडेनम में. कैसे पहुंचेगा? एक डक्ट के थ्रू. इसका भी नाम रख देते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट. पैंक्रिएटिक डक्ट. पैंक्रिएटिक डक्ट, दिस इज पैंक्रिएटिक डक्ट. इसे कॉमन डक्ट भी कहते हैं. खैर यहां पर पैंक्रिएटिक डक्ट आते हैं. दिस इज पैंक्रिएटिक डक्ट. अब ये पैंक्रियाज पैंक्रिएटिक जूस बना रहा है. पैंक्रिएटिक जूस तो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये डाइजेशन का मैक्सिमम काम पैंक्रिएटिक जूस ही कर देता है. हम लोग तो जानते भी नहीं है, नॉर्मली जो लोग साइंस नहीं पढ़ते हो तो जानते भी नहीं, तो कहते हैं कि स्टमक और इंटेस्टाइन मिलकर फूड को पचाता है, पेट और आंत. लीवर और पैंक्रियाज के रोल, लीवर के रोल को तो थोड़ा बहुत लोग जानते भी हैं, पैंक्रियाज के रोल को जानते भी नहीं है. इसे अग्न्याशय कहते हैं, हिंदी में थोड़ा मुश्किल है लिखना और बोलना भी. पैंक्रिएटिक जूस इससे निकलता है. हम देखेंगे कि पैंक्रिएटिक जूस में क्या ऐसा है जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ डाइजेशन, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो, प्रोटीन का डाइजेशन ऑलमोस्ट, और फैट का डाइजेशन भी करता है बहुत ज्यादा. लेकिन उसके पहले अब हम लोग आ जाते हैं पहले रोल ऑफ बाइल. व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल? तो अब हम इसे साफ कर दें. इसे साफ किया जा रहा है. देखिए काफी इंटरेस्टिंग है. और हमने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा. शायद ये 4 पार्ट लगेगा, दूसरा पार्ट अगर आराम से हम लोग पढ़ें, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है. लॉकडाउन में आप भी घर में पढ़ना है. चलिए, क्योंकि ये वीडियो भी काफी बड़ा हो गया होगा, 39-40 मिनट्स के करीब. चलिए कोई बात नहीं. लीवर लीवर में क्या बना? बाइल. चलिए, बारिश हो रही है, कुछ उसी का डिस्टरबेंस होगा, शायद आपको वीडियो में आवाज़ आ रही होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है. आप हेडफोन यूज़ करें.
लीवर, लीवर में बना क्या, बाइल। अब रोल ऑफ बाइल क्या है, बाइल क्या करता है, अब आप याद कीजिए। मीडियम ऑफ फूड, व्हाट वाज द मीडियम ऑफ फूड इन स्टमक, इट वाज एसिडिक। By the effect of hydrochloric acid, the medium of food was acidic. जैसे ही अब वो फूड आ गया ड्यूडेनम में, अभी तक तो वो एसिडिक ही होगा, लेकिन पैंक्रियाटिक जूस की भी शर्त है, ये एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता है। ठीक उसी तरह जैसे पेप्सिन की शर्त थी, वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते हैं, उसे न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। बाइल इज अल्कलाइन, दिस बाइल इज अल्कलाइन, इट्स पीएच इज ऑलमोस्ट 8 के आसपास रखिए, इसका पीएच होता है। थोड़ा सा वेरी करेगा कहीं कहीं, 8 भी है तो ये बेसिक है, अल्कलाइन है। एक्चुअली बाइल जो है वो बेस नहीं होता है, वो साल्ट है, लेकिन आपने तो पढ़ा ही है, साल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, बेसिक साल्ट है। ये क्या किया, मीडियम ऑफ फूड जो एसिडिक था उसे न्यूट्रलाइज किया इसने। मीडियम ऑफ फूड एसिडिक टू, इसे न्यूट्रलाइज, इसे न्यूट्रलाइज कर दिया, एसिडिक से न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जब न्यूट्रलाइज हो गया तो ये पैंक्रियाटिक जूस अच्छे ढंग से काम करेगा। टू वर्क पैंक्रियाटिक जूस वेल, अच्छे ढंग से काम करे पैंक्रियाटिक जूस, इसके लिए कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। लेकिन क्या बाइल का इतना ही रोल है, बाइल तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्या इतना ही रोल है, नहीं, इसका एक और रोल है इंपॉर्टेंट, डाइजेशन ऑफ फैट। एक्चुअली फैट मॉलिक्यूल के बारे में आप जानते हैं कि वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, और हमारे इंटेस्टाइन में या हमारे पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स हैं, फैट को पचाने वाले एंजाइम्स, वो उतने बड़े मॉलिक्यूल पर एक्शन नहीं कर पाते हैं। अब सपोज इतना बड़ा फैट मॉलिक्यूल है, फैट का ग्लोब्यूल इतना बड़ा है, और हमारे जो एंजाइम्स हैं उनका एक्शन इस पर कुछ पड़ ही नहीं रहा है। ये तो बिल्कुल हमारा एंजाइम उसके सामने बौना साबित हो रहा है। हमारा एंजाइम जो है, सपोज हमारा एंजाइम छोटा छोटा है, वो कैसे इस पर काम करेगा, वो इस पर इफेक्ट नहीं डाल पाता है। तो हमारा जो ये बाइल होता है वो बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, पहला काम करता है, और इसे स्पेशल नाम एक दिया जाता है इमल्सिफिकेशन। इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ऑफ फैट। एंड आफ्टर इमल्सिफिकेशन, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन गए, अब इस पर पैंक्रियाटिक जूस या और भी तरह के जो एंजाइम्स हैं, दे कैन एक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इजीली। अब इस पर बड़ी आसानी से काम कर लेंगे। अब फैट का डाइजेशन आसान हो गया। फैट का डाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक बाइल उसे इमल्सिफाई नहीं करेगा। अब यहां पर सवाल आपसे पूछा जाता है कि किसी इंसान का लीवर खराब हो गया है, तो बताइए उसके फूड में क्या प्रिकॉशन चाहिए, उसे फैट कम खाना चाहिए, क्योंकि फैट खाएगा तो उसका इमल्सिफिकेशन कौन करेगा जब लीवर ही खराब है। इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा, फैट का डाइजेशन नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फैट मत खाइए, तेल कम खाइए, क्योंकि आपका लीवर खराब है। लीवर के बगैर फैट का डाइजेशन नहीं हो सकता है। तो दो रोल हो गया यहां पर लीवर का। फर्स्ट रोल हो गया
It turns the medium of food acidic to neutralized, acidic to neutral. And the second, it emulsifies large fat globules to smaller particles, smaller molecules. और अब हम देखेंगे रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस. व्हाट इज द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन? डाइजेशन में पैंक्रियाटिक जूस का क्या रोल है? तो हमें लगता है कि काफी रोल है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है. 15 से 20 मिनट लग जाना चाहिए पैंक्रियाटिक जूस का रोल आपको समझाने में. तो हम समझते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस के साथ साथ डाइजेशन को फिनिश करने का ये टारगेट हम लोग रखते हैं अगले एक वीडियो में, और उसके बाद फिर फर्दर आगे का एसिमिलेशन या अदर प्रोसेस देखा जाएगा. चलिए, इसे आप लोग इतना कीजिए, फिर वेट कीजिए थर्ड पार्ट जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा उसके लिए.